हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा अल्फा डिके। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस नेचर में कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होने का मतलब उनकी जो नेचर है वो कुछ इस तरह की होती है कि वो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में अपने आप चेंज हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में वो अपने आप जो है वो बदल जाते हैं। उस चेंज होने के अंदर तीन तरह के प्रोसेस होते हैं मेनली: अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो सबसे पहले अपने समझते हैं अल्फा डीके क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे हमारे हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, मास नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर अपने पास है कार्बन और यूरेनियम, तो इनमें से इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और कार्बन का वॉल्यूम कम होगा। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ जाते हैं, यानी जब साइज बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस क्या है, थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस लगती हैं न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस लगती हैं, जो टॉपिक अब हटा दिया गया है बच्चों, वो फोर्सेस लगती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। वो फोर्सेस लगती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियर फोर्सेस। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्सेस लगती हैं जो उस न्यूक्लियस को बांध के रखती है, उसको स्टेबल बना के रखती है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस को टूटने से रोकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलम की रिपल्शन फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स इनके बीच में लगती है। इस रिपल्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगती है, जो कि न केवल प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगी, अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगती है, जो कि न केवल प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगेगी बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगी और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगी। ऐसी फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर की, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स किन किन के बीच लगती है? प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लगती है और मेनली ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है। बट इस न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्स इज
a short range force. जो न्यूक्लियस अपना होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, मान लीजिए अपना यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, हम जानते हैं उसके अंदर 238 न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल। तो उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? एक न्यूक्लियॉन दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगा रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगा रहा है। बट ये फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब कि मान लीजिए ये वाला हमने न्यूक्लियॉन लिया, ये कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है, तो ये केवल अपने पड़ोसियों पे ही क्या करेगा, जो उसके बिल्कुल पास पास वाले जो है ना, केवल उन पे ही फोर्स लगाएगा। वो ये वाला जो न्यूक्लियॉन है, ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। एक न्यूक्लियॉन केवल अपने पास पास वालों पे ही फोर्स लगाता है। दूर दूर वाले जो न्यूक्लियॉन है उससे उसके ऊपर उसकी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस कारण से जैसे जैसे साइज बड़ा होता है न्यूक्लियस का, वैसे वैसे वो थोड़ा अनस्टेबल होने लग जाता है। वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए छोटा न्यूक्लियस है, तो उसके अंदर क्या है, प्रत्येक न्यूक्लियन जो है वो सभी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जैसे मान लो कार्बन के अंदर टोटल 12 न्यूक्लियन है, तो सभी न्यूक्लियन एक दूसरे के क्या है, नेबरहुड में है। एक न्यूक्लियन अपने आसपास वाले सब पे फोर्स लगा रहा है, तो इसलिए टोटल फोर्स जो है न्यूक्लियन पे वो बढ़ जाती है पड़ोसियों के कारण से। लेकिन जब ज्यादा मास नंबर बढ़ता है, ज्यादा वहां पे न्यूक्लियन जो है वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन जब इंक्रीज हो सकते हैं, तब समस्या होती है और न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं रह पाती वहां पे। क्योंकि अब सिर्फ जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियन है, तो इसके नेबरहुड में इस तरफ तो कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, कोई भी न्यूक्लियन नहीं है, केवल ये जो 4 न्यूक्लियन है इसके पास है, केवल यही 4 इसको क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे फोर्स अपनी जो है डिक्रीज होने लग जाती है, जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर साइज बढ़ता है, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हैवी न्यूक्लियस मतलब यूरेनियम, थोरियम वगैरह, उनके अंदर फिर रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी होती है कि कोई ऐसे न्यूक्लियस जो खुद अपने आप एक फॉर्म से दूसरी में चेंज हो जाए, यानी यूरेनियम का न्यूक्लियस है तो वो थोरियम में चेंज हो जाए अपने आप, तो उस यूरेनियम को अपने बोलेंगे कि ये रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम को हम क्या बोलेंगे कि ये यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, क्योंकि वो किस में चेंज हो गया, थोरियम में चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये रहता है अपना न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। इस वजह से साइज बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है न्यूक्लियस का, वैसे वैसे जो है उसका स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसमें अल्फा डीके होता है। अल्फा डीके के अंदर कौन सा पार्टिकल निकलता है? अल्फा पार्टिकल निकलता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है, यानी जो हीलियम का अपना एटम है उसका ये 2 टाइम्स आयनाइज्ड होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके निकले हुए होते हैं। ओनली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम जो है उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और अल्फा डिके के अंदर अल्फा पार्टिकल ही निकलता है। तो उसकी रिएक्शन अपने देखते हैं किस तरह से वो निकलता है। तो उसकी रिएक्शन देखिए कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि यूरेनियम 92 2
238 changes into thorium 9234 plus हीलियम 24 और इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, यूरेनियम 92-238 मास नंबर इसका कितना है 238, तो बहुत हैवी न्यूक्लियस हुआ। वो हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है थोरियम में और अल्फा पार्टिकल में। ठीक है, अपने आप होता है नेचर के अंदर, हम लोग नहीं करवा रहे, इंड्यूस नहीं करवा रहे, इसको अपने आप हो रहा है। जो हम इंड्यूस कराएंगे वो चीजें अलग है, वो न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। यहाँ पे हमने नहीं इसको करवाया, यूरेनियम अपने आप रेडियो एक्टिव है और वो ज्यादा हैवी होने के कारण थोरियम में हो जाता है। थोरियम भी दोबारा से अल्फा या बीटा पर डिके कर सकता है। थोरियम भी अल्फा बीटा डिके कर सकता है। ये जो थोरियम मिला है ये भी हो सकता है रेडियो एक्टिव हो। ठीक है, तो अल्फा डिके के अंदर क्या निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई यूरेनियम को बोलेंगे, जिसका अल्फा डिके हो रहा है नहीं उसको बोलेंगे पेरेंट, और जो बन जाएगा उसके बाद उसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। और एक जनरल रिएक्शन इसकी कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, एक्स जेड ए बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाई Z-2 A-4 प्लस अल्फा पार्टिकल। ये इसकी जनरल इक्वेशन है जो लिखी जाएगी। जनरल इक्वेशन का मीनिंग जो हर केस में हर एक के लिखी जाएगी। X इज एलिमेंट विच हैव Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर, कन्वर्ट्स इनटू Z-2 A-4। Z-2 A-4 के अंदर ये कन्वर्ट हो रही है, प्लस इसमें क्या निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपनी जनरल जो है, ए जो है वो 4 से कम हो जाता है इसमें, और जेड जो है वो 2 से कम हो जाता है। और अल्फा पार्टिकल मेनली उन एलिमेंट्स में देखा जाता है जिनके अंदर जो मास नंबर है वो ग्रेटर देन 210 हो। केवल उन्हीं एलिमेंट्स में अल्फा पार्टिकल होता है जिनके अंदर मास नंबर 210 से ज्यादा हो, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा हो। और अल्फा जो है ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है डिके ताकि स्टेबिलिटी आ सके उसके अंदर, ताकि स्टेबिलिटी आ सके अपने न्यूक्लियस में। अल्फा डिके हैवी न्यूक्लियस में होता है और किस लिए होता है, ताकि स्टेबिलिटी आ सके न्यूक्लियस में। यानी मैंने आपको बताया कि साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियर फोर्सेस सैचुरेट हो जाती हैं, कम होती हैं, दूर वाले न्यूक्लियन पे नहीं लगती हैं, इस वजह से वो अनस्टेबल होती हैं। बड़े साइज वाले न्यूक्लियस, उनको हैवी न्यूक्लियस भी कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे उससे थोड़े लाइट न्यूक्लियस में, जो उसके बाद फिर से हो सकता है। जो ये डॉटर न्यूक्लियस बना है, इट कैन आल्सो बी इन द प्रोसेस ऑफ अल्फा डिके, ये फिर से अल्फा डिके कर सकता है, बीटा भी कर सकता है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक A लेस देन 210 ना हो जाए। ठीक है, तो लगातार अल्फा डिके जो है रेडियोएक्टिविटी के अंदर होता रहता है, चेन उसकी बन सकती है आगे से आगे। पहले एक बार एक यूरेनियम थोरियम में चेंज हो गया, फिर थोरियम से वापस 2 अपने एटॉमिक नंबर कम हो गया और 4 मास नंबर कम हो गया। ये अपने जनरल रिएक्शन इसकी लिखी है। तो अल्फा डिके में क्या होता है, कौन सा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है। होता क्या है अल्फा डिके, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें। अल्फा डिके जब भी होगा, अल्फा डिके जब भी होता है तो ये लॉज हमेशा फॉलो होते हैं। इन अल्फा डिके these laws
are always obeyed. First, conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि ये जब भी होगा अल्फा डीके उस समय चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज कंजर्व रहने का मीनिंग जितना चार्ज पहले होगा उतना ही रिएक्शन होने के बाद भी रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था ये भी 92 to 38, दिस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू थोरियम 90 to 34 प्लस हीलियम 24। तो इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज 92 था और रिएक्शन के बाद भी टोटल पॉजिटिव चार्ज 92 ही आ गया। दैट मीन्स दोनों केसेस के अंदर हमारा जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। तो पहला कौन सा यहाँ पे लॉ फॉलो होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ जो है वो फॉलो होता है। ठीक है। दूसरा जो अपना है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ भी इसके अंदर फॉलो होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ भी इसके अंदर हमेशा जो है वो फॉलो होगा। इसका क्या मीनिंग है कि मान लो एक न्यूक्लियस में से अल्फा डीके हुआ, यानी जो अपना यूरेनियम है वो थोरियम में चेंज हो गया। तो ये जो थोरियम है अगर ये थोरियम मूव करेगा, मान लीजिए पहले ये रेस्ट में था, ठीक है, मान लीजिए ये पहले रेस्ट में था अपना यूरेनियम, अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो शेष क्या बचा, डॉटर न्यूक्लियस थोरियम। तो ये जाएगा इस ओर, तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा और तो दोनों केसेस के अंदर इसके मोशन और इसके मोशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड होगा। यानी उनकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा कि टोटल मोमेंटम फिर से क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान लीजिए ये टोटल यूरेनियम है पेरेंट न्यूक्लियस, इसमें से निकला तो ये चला गया अपना अल्फा पार्टिकल, तो जो ये थोरियम बचेगा ये उसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करने के लिए। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करने के लिए ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरह से दो लॉज आपको बताए। उसके बाद अब अपने करते हैं नेक्स्ट थिंग विच इज, अगली चीज अब अपने देखते हैं और वो है अपनी कि कैसे आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है वो इसके अंदर यूज होता है। वो अपने देखते हैं कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस का क्या मीनिंग है और वो कैसे यूज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आइंस्टाइन थे वो, क्योंकि ये रिलेशन इस अपने टॉपिक में काम आएगा, अपने को इस टॉपिक में अपने को उस रिलेशन को यूज करना होगा, तो वो अपने काम भी आएगा मास एनर्जी वाला, इसलिए आपको यहाँ पे पहले वो बताऊं, उसके बाद में अपने एनर्जी कंजर्वेशन को देखेंगे। पढ़ा रहे क्या? ठीक है, देखिए अभी हमने जैसे देखा कि जो यूरेनियम है 92 to 38 वो कन्वर्ट हुआ थोरियम में 90 to 34 प्लस हीलियम 24। मान लीजिए इसकी 100 ग्राम क्वांटिटी यूज हुई, तो इन
इसकी मान लीजिए क्वांटिटी यूज हुई 99 ग्राम मिली अपने को, और इसकी क्वांटिटी अपने को मिली 0.5 ग्राम। मान लो 100 ग्राम यूज हो रहा है यूरेनियम, 100 ग्राम का हमने सैंपल रखा, वो पूरा पूरा डिके हो गया मान लीजिए, और 99 ग्राम अपने को थोरियम मिला, 0.5 ग्राम अपने को क्या मिला, हीलियम मिला। तो फिर बाकी का 0.5 ग्राम का यहां पे क्या आएगा, एक डिफरेंस आएगा, डेल एम, चेंज इन मास या मास डिके। ध्यान से देखिए, जो पेरेंट न्यूक्लियई थे, मान लीजिए उसका 100 ग्राम हमने मास लिया, वो पूरी तरह से डिके हुआ, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट मिले वो अपने को मिले 99 ग्राम और 0.5 ग्राम के। ऐसा होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि अगर अपने को 100 ग्राम हमने लिया है ओरिजिनल मास, पेरेंट का मास, तो डॉटर के जो मास हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। सैंपल हमने 100 ग्राम का पेरेंट लेंगे सभी, तो थोड़े टाइम बाद जब वो डॉटर बनेंगे तो हमने उनको देखा जब सैंपल को, तो सैंपल के अंदर से कुछ मास क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मास कहां चला जाता है, देखिए इसको बोलते हैं मास डिके। मास डिके क्या होता है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। डेल एम जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा अपने इसको बना लिख देते हैं। मास डिके किसको बोलते हैं कि अगर हमने 100 क्वांटिटी ली तो आफ्टर डिके अपने को 100 ग्राम नहीं मिलता है, तो बाकी जो मास है वो कहां चला जाता है, उसको बोलते हैं डेल एम। इट इज इक्वल टू मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी जो हमारे राइट हैंड साइड वाले जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके मास कम होता है पेरेंट से, और इस डिफरेंस को बोलते हैं मास डिके। तो ये जो मास होता है, ये आइंस्टाइन ने बताया कि ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि भाई अपना जो अल्फा पार्टिकल है वो इधर मूव करने लग गया, थोरियम इधर मूव करने लग गया, तो कोई चीज रेस्ट में है वो मूव करने लग गई, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आई। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, वो काइनेटिक एनर्जी आई इस फॉर्मूले से, that energy is being converted into, sorry, mass is being converted into energy। ये बताया था आइंस्टाइन ने कि मास इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इफ del m mass is decayed in this process, then energy release will be equal to del m into c square। del m into c square will be the energy, ठीक है। ये इस आगे के पूरे लेसन की बैकबोन वाला फॉर्मूला है कि हमेशा ही जो ये अपने लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो पेरेंट होगा, या हम कह सकते हैं रिएक्टेंट जो होंगे आगे जब अपने पढ़ेंगे, उनका मास प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होगा। यानी इस प्रोसेस में कुछ मास का डिके हो जाता है, और वो जो डिके होता है वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है, और उस एनर्जी की वैल्यू होती है del m into c square, where c is velocity of light। ओके स्टूडेंट्स, c is velocity of light। तो इस तरह से अपना जो आज का टॉपिक है उसके अंदर हमने यहां तक स्टडी करना है। ओके।